और समझने के तरीकों पर, मतलब हिस्टोरियोग्राफी। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स है और ये दिखाते हैं कि भाई एक ही घटना को कितने अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। मिशन क्या है? मिशन है ये समझना कि इतिहास लिखने वाले जो अलग अलग स्कूल या विचारधाराएं हैं वो अतीत को कैसे देखती हैं और उनमें इतना फर्क क्यों है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत हुई यूरोपीय या कह लीजिए साम्राज्यवादी नजरिए से। इसे कई बार प्राच्यवाद मतलब ओरिएंटलिज्म भी कहते हैं। इसने भारत को कैसे दिखाया? एक स्थिर, थोड़ी रहस्यमयी, बहुत आध्यात्मिक सी सभ्यता जो पश्चिम से एकदम अलग थी, और इसका मकसद अक्सर कहीं ना कहीं विदेशी शासन को सही ठहराना भी होता था। जैसे जेम्स मिल थे, उन्होंने तो कहा कि भाई पूर्वी सभ्यताएं खुद से तरक्की कर ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, और इसी सोच, इसी साम्राज्यवादी नजरिए के रिएक्शन में कह सकते हैं भारत में इतिहास लिखने के कई नए स्कूल या तरीके उभरे। और दिलचस्प बात यह है कि हर स्कूल का अपना अलग चश्मा था दुनिया देखने का, अपनी अलग मेथोडोलॉजी थी। हाँ, जैसे सबसे पहले शायद राष्ट्रवादी स्कूल सामने आया। इनका मुख्य काम था साम्राज्यवादी बातों को काटना, ये साबित करना कि भारत की पुरानी एकता थी, गौरव था, और जो आजादी की लड़ाई हुई उसके पीछे एक गहरी सोच थी। आरसी मजूमदार और बाद में बिपिन चंद्र जैसे बड़े नाम इससे जुड़े। सही। फिर आया मार्क्सवादी स्कूल। इनका सारा ध्यान देखिए आर्थिक और सामाजिक ढांचों पे था। इतिहास इनके लिए क्या था? क्लास स्ट्रगल, वर्गों का संघर्ष, उत्पादन के तरीके, मतलब कैसे खेती उद्योग समाज के बाकी हिस्सों जैसे राजनीति या संस्कृति को तय करते हैं, और कैसे यही टकराव इतिहास को आगे बढ़ाता है। डीडी कोसंबी, आरएस शर्मा, रुमिला थापर, इरफान हबीब, ये बड़े नाम हैं इस स्कूल के। इन्होंने तो सांप्रदायिकता जैसी चीजों की जड़ें भी इकोनॉमी में खोजी। अच्छा, और यहाँ एक मतलब काफी अलग रास्ता लिया कैम्ब्रिज स्कूल ने। ये तो बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने तो माना ही नहीं कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई विचारधारा या आदर्शों की लड़ाई थी। अनिल सील जैसे इतिहासकारों ने क्या कहा कि ये तो बस स्थानीय जो एलीट लोग थे उनके बीच सत्ता, संरक्षण, फायदे, रिसोर्सेज, इनकी खींचतान थी। जैसे बाजार में लोग मुनाफे के लिए होड़ करते हैं, बस वैसी ही। बिल्कुल। और फिर पिछले कुछ दशकों में सबॉल्टन स्टडीज का उभार हुआ। रणजीत गुहा, ज्ञान प्रकाश जैसे विचारक। इनका तर्क ये था कि भाई अब तक का सारा इतिहास ऊपर से लिखा गया है, मतलब एलीट लोगों के नजरिए से। इसमें जो आम लोग थे, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, यानी सबॉल्टन, जिनकी अपनी सोच थी, अपनी राजनीति थी, उनकी आवाज कहीं खो गई। तो ये नीचे से इतिहास लिखने की बात करते हैं। इसके लिए वो लोक कथाएं, कहावतें, लोगों की अपनी यादें, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या जो बड़े नेताओं का राष्ट्रवाद था वो आम जनता की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का सच में प्रतिनिधित्व कर पाया? तो ये अलग अलग नजरिए ये कुछ बड़ी ऐतिहासिक बहसों में कैसे टकराते हैं। जैसे एक उदाहरण ले, हड़प्पा सभ्यता का पतन। साम्राज्यवादी इतिहासकार थे जैसे मोर्टिमर व्हीलर, वो इसे बाहर से आए आर्यों के आक्रमण से जोड़ते थे। हाँ, वो थ्योरी थी, लेकिन फिर जीएफ डेल जैसे आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इसे ठोस सबूत न होने के कारण मिथिकल मैसेकर कहा, मतलब मनगढ़ंत कत्लेआम। अब ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि ये वजहें शायद क्लाइमेट चेंज थी, नदियां सूख गईं या रास्ता बदल लिया, पर्यावरण में बदलाव आए। आर्य शर्मा ने भी इस तरफ इशारा किया था। अच्छा, और गुप्त काल, उसे लेकर भी बहस है। राष्ट्रवादी उसे स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ, गोल्डन एज कहते हैं। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार, खासकर आरएस शर्मा, वो इसे सिर्फ सांस्कृतिक चमक दमक का दौर नहीं मानते। वो इसे सामंतवाद की शुरुआत के तौर पर देखते हैं, जब जमीनें दान देने की प्रथा, वो ब्रह्मदेह वाली, हाँ, मंदिरों या ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीनें, बिल्कुल वो शुरू हुई। और समाज में खासकर शूद्रों के लिए कठोरता बढ़ी, तो यह सिर्फ स्वर्ण युग नहीं था। और फिर वो भारतीय सामंतवाद वाली बहस आरएस शर्मा और हरबंस मुखिया के बीच। हाँ, वो भी काफी अहम बहस थी। शर्मा का मानना था कि ये व्यवस्था ऊपर से आई, मतलब राज्य ने जमीनें बांटी, जबकि मुखिया ने सवाल उठाया कि क्या भारत की स्थितियां यूरोप के फ्यूडलिज्म जैसी थीं, खासकर किसानों पर जमींदार के कंट्रोल के मामले में? क्या वैसा सीधा नियंत्रण यहाँ था? बड़े गहरे सवाल हैं ये। बिल्कुल।
और इसी तरह 1857 का विद्रोह देख लीजिए। अंग्रेज उसे क्या कहते हैं? सिपाही गदर। हाँ, सिपाही विद्रोह। राष्ट्रवादी उसे कहते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम। सही। और मार्क्सवादी इसे सालों के औपनिवेशिक शोषण का नतीजा मानते हैं। और राष्ट्रवाद पर भी यही स्थिति है, अलग अलग व्याख्याएं। हाँ, बिपिन चंद्र जैसे राष्ट्रवादी इसे एक विचारधारा का आंदोलन मानते हैं। ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल वाले जैसे अनिल सील कहते हैं ये तो एलीट क्लास का पावर स्ट्रगल था। और सबाल्टन स्कूल वाले रणजीत गुहा जैसे इसे एलीट और आम जनता की राजनीति के बीच एक, कह लीजिए, ढांचागत दूरी के रूप में देखते हैं। मतलब दो अलग अलग धाराएं थी और आम लोगों की जो लड़ाई थी वो अक्सर बड़े नेताओं के कंट्रोल से बाहर अपनी धुन में चलती थी। बाप रे। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? हम क्या समझे इससे? मतलब देखिए, साफ है कि इतिहास का कोई एक सही या अंतिम सच नहीं होता। हर स्कूल अलग सबूतों को ज्यादा महत्व देता है, घटनाओं के अलग कारण बताता है और जाहिर है अपने नजरिए से कहानी कहता है। कोई वर्ग संघर्ष पर फोकस करता है, कोई जाति और आम आदमी की चेतना पर, कोई नेताओं के अपने स्वार्थों पर, तो कोई विचारधारा के रोल पर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझने बहुत जरूरी है कि इतिहास जो लिखा जाता है वो हमेशा लिखने वाले के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, उसके अपने पूर्वाग्रह, उसका अपना समय। ये हमें सिखाता है कि किसी भी दावे को, किसी भी बात को आंख बंद करके मानने से पहले ये पूछना जरूरी है कि ये बात कौन कह रहा है, किस आधार पर कह रहा है और उसका मकसद क्या हो सकता है। थोड़ा क्रिटिकली सोचना। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव से एक आखिरी सवाल या सोच मन में आती है कि अगर गुजरे हुए कल की कहानी, उसकी व्याख्या इतनी अलग अलग हो सकती है, तो हम अपने आज के दौर को, अपने वर्तमान को कैसे समझें? और शायद इससे भी जरूरी, आने वाले कल के इतिहासकारों के लिए हम आज की कहानी कैसे दर्ज करें ताकि इसमें सबकी आवाज शामिल हो, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं।